हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है आपके सिलेबस में, तो आप इसको एक सेपरेट चैप्टर मानो या फिर एक छोटा सा टॉपिक मानो। मैं अपने लेक्चर्स में इसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के पार्ट में ही कंसीडर करता हूँ। मतलब अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने किए, मेरे लिए वो सारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी है। ठीक है, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जो कोर चैप्टर होता है वो होता है जर्नल, जहाँ से एक्चुअली हम लोग अकाउंटिंग करना सीखते हैं। पर जर्नल को समझने के पहले थोड़े से और भी कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ता है, वो सबको मैं मिलाकर नाम दे देता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब अपना फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलने का मतलब है हम लोग अभी अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जो किया था वो भी एक सेपरेट टॉपिक था अंडर दिस कैटेगरी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन, सेम कैटेगरी, इसको भी आप समझ लो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, चलिए एक फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, जो स्टूडेंट, हाँ फ्रेश पेज मैं बता रहा हूं, मैं सारा चीज आपको बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आगे प्रोसीड करेंगी मैं सारा चीज बताता चलूंगा। एक चीज, जो भी स्टूडेंट आज क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप लोग एकदम टेंशन मत लेना कि सर मेरे को समझ आएगा कि नहीं। इवन अगर वीडियो मोड पे कोई स्टूडेंट है जो पहले के क्लासेस अभी नहीं किए, आज अगर फर्स्ट क्लास देख रहे हो इन केस, हालांकि वीडियो मोड पे जो भी स्टूडेंट्स है आपको तो सीक्वेंस में ही लेक्चर देखना चाहिए, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। लेकिन मान लो आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे और आप अभी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स का लेक्चर देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो भी आपको समझ में आएगा। बस जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, चलो, तो कॉपी में सब लोग मेरे साथ लिखेंगे। जो मैं नहीं लिखने वाला चीज रहेगा वो मैं बता दूंगा, ये आपको नहीं लिखना है। जो मैं लिखना होगा वो मैं बता दूंगा लिखना है। कब कॉपी को आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना, वो सारा चीज इंस्ट्रक्शन मेरे तरफ से आपको मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को ध्यान से सुनना है, समझना है, फॉलो करना है, दैट्स इट। आपके मन में जो क्वेरी आएंगे वो भी थोड़ी देर बाद मैं रिजॉल्व कर दूंगा बिना पूछे, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट के मन में क्या क्वेरी आते हैं। तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं रहना है। बाय द एंड ऑफ क्लास आई कैन अश्योर यू टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कि आपके दिमाग में कोई क्वेरी के साथ मैं क्लास एंड नहीं करूंगा, सारा क्वेरी आपका खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, मैं ऐसा ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो तो हेडिंग देते हैं अपने क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं, यहां पर इस नाम में एक टर्म आ रहा है इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन एक्चुअली में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जहां पर हम लोग बीच में इक्वल टू का साइन देते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है और इसके राइट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है। इस तरह के फॉर्मेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। राइट, हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 10, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, तो इसे मैं क्या इक्वेशन बोल सकता हूं? यस, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है इक्वेट करना, और इक्वेट आप दो चीजों को कर सकते हो। आपके पास दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए जिसकी वैल्यू बराबर होगी, तभी आप उसको इक्वेट कर पाओगे, बीच में इक्वल टू का साइन लगाकर। इसी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में इस थ्योरी को डेवलप किया गया, इस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या बोलता है, इसके लिए हम लोग समझते हैं। जब कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में जो भी पैसे वो इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कैपिटल, वो एज इट इज फॉर्म में थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है। बिजनेस में पैसे लगा तो दिए गए, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको बिजनेस में यूज करते हैं। तो जब बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है और उस पैसे को बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, तो वो कैपिटल अलग अलग चीजों में बट जाता है।
अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया कैपिटल, ठीक है, उससे हमने कुछ स्टॉक खरीद लिया, तो कैपिटल का कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। हमने जो पैसे बिजनेस में लगाए, हमने मतलब प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसका कुछ पार्ट उसने एक मशीनरी या फर्नीचर खरीदने में इस्तेमाल कर लिया, तो कैपिटल का कुछ पार्ट फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट मशीन में कन्वर्ट हो गया। बोलने का मतलब यह है जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसमें जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट और दैट मनी इज नॉट केप्ट विद इन द बिजनेस इन एज इट इज फॉर्म, इट चेंजेस इट्स फॉर्मेशन, मतलब वो अपना फॉर्म चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेज। अगर आपने कैपिटल को यूज कर लिया एसेट खरीदने में तो वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक खरीद लिया तो आप वो कैपिटल जो है वो स्टॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैपिटल को हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब सिंप्लिसिटी के लिए अभी कुछ लिखना नहीं है। जैसे मान लो किसी ने 1 लाख रुपया का बिजनेस में पैसा लगाया और इससे उसने क्या किया, स्टॉक खरीद लिया, मान लो 30,000 का, फिर इसमें से कोई फर्नीचर खरीद लिया, ध्यान से देखना, 50,000 का, और बाकी का पैसा बचा रह गया कैश में, कितना, 20,000। अब ध्यान से देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे लगाया कितना गया था बिजनेस में, 1 लाख। तो ये 1 लाख जो बिजनेस में लगाया गया था इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर इस कैपिटल को यूज किया हमने अलग अलग पर्पस के लिए, किसी से स्टॉक खरीदा, किसी से फर्नीचर खरीदा, किसी से कैश, किसी से कैश नहीं खरीदे, मतलब जो बच गया वो कैश है। तो अपना कैपिटल कन्वर्ट होके कुछ स्टॉक में चला गया, कुछ फर्नीचर में चला गया, कुछ बचा रह गया कैश में। तो अब ध्यान से देखना, इसी तरीके से कैपिटल जब हम लोग बिजनेस में लगाते हैं ना तो इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं, कैपिटल की यूटिलाइजेशन करते हैं, और इसके वजह से कैपिटल स्प्लिट हो जाता है और अलग अलग चीजों में टूट जाता है। ये अलग अलग जो चीजें होती है ना, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटी। यानी कैपिटल जब स्प्लिट होता है तो 2 चीजों में इनका ब्रेकडाउन होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज। यानी जब हम लोग बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और इनको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो या तो एसेट्स का क्रिएशन होता है या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं बिजनेस के प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बैंक बैलेंस, कैश, ये सारे बिजनेस के एसेट्स हैं एज पर मॉडर्न रूल, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होते हैं, बिजनेस के ऑब्लिगेशंस, जैसे कि बिजनेस ने लोन ले लिया या आपके किसी सप्लायर से आपने क्रेडिट में कोई सामान खरीदा था, आपकी कोई खर्चे ड्यू है, यानी कि जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारे बिजनेस के लायबिलिटी है या ऑब्लिगेशंस है। तो यहां पर 2 टर्म हम लोग सीखते हैं। क्या टर्म सीखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। हालांकि ये अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशंस। ये 2 तरह की चीजें बनती है, ये 2 चीजें क्रिएट होती है। कब, जब हम लोग कैपिटल को यूज करते हैं, कैपिटल का यूटिलाइजेशन करते हैं। कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलता हूं कि एसेट को यूज करने से ये 2 चीजें बनती है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग कैपिटल को यूज करेंगे तो या तो एसेट का क्रिएशन होगा या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूं, यस। अब ऐसे समझो, जब बिजनेस में 1 लाख रुपया कैपिटल आया, बिजनेस में कितना आया, 1 लाख रुपया कैपिटल, तो कैपिटल का वैल्यू कितना है बिजनेस के अंदर, 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख किस फॉर्म में आया, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल। बट ये कैपिटल प्रोप्राइटर ने जो इन्वेस्ट किया वो किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया, मनी के फॉर्म में, सपोज कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट किया। तो ये 1 लाख रुपया जो बिजनेस में आया, ये किस रूप में आया, कैश के रूप में। और कैश का नेचर क्या है, एसेट।
यानी 1 लाख बिजनेस में आ रहा है कैश के फॉर्म में, यानी बिजनेस के पास 1 लाख का कैश है। तो अपने देखो कैपिटल 1 लाख और कैश 1 लाख, ठीक है, मैच हो रहा है दोनों। अब हमने इस 1 लाख के कैश से मान लो कोई दूसरा एसेट खरीद लिया, मान लो कोई स्टॉक खरीद लिया, बिजनेस के लिए कोई सामान खरीद लिया, कितने का, 20,000 का। तो 20,000 हमारे पास स्टॉक आ गया, लेकिन कैश अब हमारे पास कम हो गया। कैश कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब हमने क्या किया, और हमने कुछ खरीद लिया, मान लो बिजनेस के लिए हमने कोई मशीन खरीद लिया। कितने का मशीन खरीद लिया, सपोज 50,000 का। कैश कितना बचा, 30,000। हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, बैंक में हमने कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, कितना, 15,000। तो कैश में अब कितना बचा, यानी कि ये जो पैसे हमने बिजनेस में लगाए थे, इन पैसे को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनका बैलेंस बदल रहा है। पहले जब इन्वेस्ट किए थे तो पूरा कैपिटल कैश के फॉर्म में था, पूरा कैपिटल कैश के फॉर्म में था। फिर हमने उसी कैश को यूज करके फर्नीचर खरीदा, स्टॉक खरीदा, मशीन खरीदा, कुछ बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये कैश हमारा डिक्रीज होता गया। पर इसके बदले में कुछ नए एसेट्स बनते गए, कुछ फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया, कुछ मशीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कैश का कन्वर्सन हो रहा है ना। कैश का कुछ पार्ट एसेट बन रहा है, कुछ इन्वेंट्री बन रहा है यानी स्टॉक बन रहा है, कुछ बैंक बैलेंस बन रहा है। क्या कैपिटल पे कोई असर पड़ रहा है, कैपिटल तो अपनी जगह सेम है, कैपिटल बिजनेस का उतना ही है, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया था 1 लाख का कैपिटल, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, कैश जो लगाए थे वो कैश बदल रहा है, यानी एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। तुम ध्यान से समझो, कैश भी एसेट है बिजनेस का, स्टॉक भी एसेट है, मशीन भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, ये सारा बिजनेस का एसेट है। लेकिन पहले कैश ज्यादा था, हमने इन्वेंट्री को खरीद लिया तो कैश थोड़ा कम हो गया, फर्नीचर या मशीन खरीद लिया, कैश और कम हो गया, बैंक में जमा करा दिया और कम हो गया। तो एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कैपिटल अपनी जगह फिक्स है। अब हम लोगों ने अपने अकाउंटेंसी के बेसिक लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि कैश भी बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है। कैश को बिजनेस का कौन सा लायबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस में दो तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो प्रोप्राइटर के प्रति है, लायबिलिटी टुवर्ड्स दी प्रोप्राइटर, इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। और प्रोप्राइटर के अलावा जितनी भी अदर लायबिलिटी होती है जो थर्ड पार्टी या आउटसाइडर की तरफ होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बिजनेस की जो टोटल लायबिलिटी होती है और जो टोटल एसेट्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है। अभी तुम देखो, ये जो कैपिटल 1 लाख का, इसका नेचर क्या है, एक तरीके से ये लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, पर लायबिलिटी है ना, तो ये लायबिलिटी है। तो टोटल लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। और इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा के हमने जितना भी एसेट खरीदा, ये सारे के सारे क्या है, एसेट्स। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 15 + 20 + 50 + 15, 1 लाख। यानी बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल आया था, स्टार्टिंग में तो कैश के फॉर्म में आया था, फिर उस कैश को यूज करके हमने स्टॉक, इन्वेंट्री, फर्नीचर, बैंक अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। बिजनेस में जो कैश आया था 1 लाख का था, पूरा का पूरा कैश स्टार्टिंग में 1 लाख का था, फिर उस कैश से निकल के स्टॉक बना, तो कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई चेंज। फिर हमने और कैश को यूज करके मशीन खरीद लिया, तो कैश और कम हो गया, कैश के बदले में मशीन आ गया। ये चीजें बदल रही है पर इसकी वैल्यू सेम है। यानी अभी भी टोटल एसेट बिजनेस का कितना है, 1 लाख। पहले भी कितना था टोटल एसेट, 1 लाख। और लायबिलिटी अभी बिजनेस का कितना है, 1 लाख, क्योंकि आपने कैपिटल जो लगाया था उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हर हाल में बिजनेस के टोटल एसेट्स की वैल्यू और बिजनेस के टोटल लायबिलिटी की वैल्यू सेम होती है। बिजनेस के टोटल एसेट्स की वैल्यू और टोटल लायबिलिटी की वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कहां पर, डबल एंट्री सिस्टम में।
और इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है ये कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग कैसे समझते हैं? एक बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड है या बिजनेस फाइनेंशियली वीक है। अलग अलग बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन तो एक जैसी नहीं होती है ना, सारे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन अलग होते हैं। कोई बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है, स्ट्रांग है, कोई बिजनेस फाइनेंशियली वीक है। आखिर पता कैसे चलेगा कौन से बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, कौन सा बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कौन सा बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है, कौन सा बिजनेस फाइनेंशियली वीक है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उस बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को देखकर। अभी ऐसे इमेजिन करो, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, बिजनेस को छोड़ दो, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है। अगर तुम्हें जानना है, समझना है कि वो पर्सन फाइनेंशियली कितना साउंड है या फाइनेंशियली वीक है, कैसे पता चलेगा? अगर इमेजिन करो तुम किसी पर्सन को देख रहे हो किसी मार्केट में, मॉल में, कहीं पर भी ऐसा, हाथ में एक्सपेंसिव आईफोन है, अच्छे से कार या मोटर बाइक से वो उतरा, हाथ में है ना एक्सपेंसिव फोन और महंगे ब्रांडेड एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं, अच्छे एक्सेसरीज, वॉच, ये सब लिया हुआ है, अच्छा गॉगल्स एकदम ब्रांडेड। इस तरह का एक पर्सनालिटी इमेजिन करो कहीं पर तुम देखे। उसको देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या थॉट आएगा, तुम्हारा क्या परसेप्शन बनेगा उसके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर? स्ट्रांग है भाई, अच्छा यार, एक्सपेंसिव वॉच पहना है, एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव कार या बाइक है, ब्रांडेड क्लोथ है, तो एक देखकर पहले नजर में जो थॉट डेवलप होगा, यार बंदा तो रीज लग रहा है, पैसा वाला है, अमीर इंसान, ऐसा फीलिंग दे रहा ना वो। पर मालूम है किसी के एसेट्स को देखकर बस उसका फाइनेंशियल कंडीशन जज नहीं करना चाहिए। हमने देखा उसके पास स्विस वॉच है ना, एकदम महंगे महंगे कपड़े, आईफोन, ये जो सारी चीजें हैं ये उसके एसेट्स हैं। बाइक, कार एसेट्स है उसके, उस इंसान का पर्सनल एसेट है, उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सिर्फ किसी भी इंसान के प्रॉपर्टी को देखकर हम लोग उसका फाइनेंशियल कंडीशन जज करेंगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है वो बंदा जो है उधार मांगकर किसी से उधारी का कोई कपड़ा अपने फ्रेंड से यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके एकदम महंगा महंगा ड्रेस खरीद लिया हो, आईफोन जो चमका रहा है मे बी ईएमआई पे चल रहा हो, गाड़ी या बाइक जो है वो हो सकता है ईएमआई पे चल रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है। वो जो स्विस वॉच देख रहे हैं फर्स्ट कॉपी हो सकता है कि नहीं? तो देखने में जो लग रहा है कि बंदा धांसू है, वो धांसू नहीं भी हो सकता है दिख तो रहा है महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल फोन, पर सभी के ऊपर लोन लिया हुआ है। ईएमआई का मतलब लोन है, आपने लोन पे फाइनेंस करा के गाड़ी निकाल लिया, आपने ईएमआई पे फोन ले लिया। इस तरीके से बंदे के पास एसेट तो है लेकिन साथ साथ उसके सर पे लायबिलिटी भी है। एक ऐसा बंदा जिसके सर पे एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी है, इसके फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे पता करेंगे? जैसे समझो तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्णदीप। तो देखो स्वर्णदीप जो है, मान लो स्पेलिंग ठीक है, स्वर्णदीप जो है इससे बहुत सारे लोगों से पैसे लेने हैं। मे बी इसने किसी को पैसे दिए थे या कोई सामान बेचा था, जो भी है, मल्टीपल पीपल इनको क्या करेंगे? पैसे देंगे। मतलब ही हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम वेरियस पीपल, ही हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम वेरियस पीपल। तो इसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब आपको कहां कहां से पैसे मिलने वाले हैं और इसे भी बहुत लोगों को पैसे देने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पेएबल्स। तो एक इंसान के पास रिसीवेबल्स भी हो सकता है, पेएबल्स भी हो सकता है। आपको बहुत जगह से पैसे मिलने भी हो सकते हैं, आपको बहुत लोगों को पैसे देने भी पड़ सकते हैं। अब मान लो स्वर्णदीप को टोटल जो पैसे मिलने हैं बहुत सारे लोगों से, ये है 5 लाख। अब स्वर्णदीप ना अपने दोस्तों से जब मिलता है तो एकदम कॉलर खड़ा करके एकदम स्टाइल में बोलता है, लाए ज्यादा मेरे से ऊंचा आवाज में बात मत करो, पता है मार्केट में 5 लाख रुपया मेरा पड़ा है, 5 लाख रुपया छोड़ के रखे मार्केट में, इतने सारे लोगों को मेरे को देना है 5 लाख रुपया। मतलब समझ में आ रहा, दिखा रहा है कि मेरे पास देखो इतना पैसा, 5 लाख रुपया तो बाजार में पड़ा है, मार्केट में छोड़ के रखे, सभी से मिलना है मेरे को, 5 लाख रुपया आई हैव टू रिसीव फ्रॉम पीपल। ठीक है, लेकिन मालूम है आदमी, इसका दोस्त लोग क्या सोचता है, अरे यार अमीर लड़का, 5 लाख रुपया सबसे लेना है ना, लेकिन इसको 4 लाख रुपया देना भी है बहुत सारे लोगों को। यानी ये बताता नहीं है इस बारे में कि मैंने भी बहुत लोगों से कर्जा ले रखा है, मतलब मैंने
लोगों को पैसे दिए हैं, मुझे पैसे मिलेंगे, पर मैंने लोगों से लिए भी है, मुझे भी लौटाने हैं, ये नहीं बताता है। अब बताओ, अगर मुझे स्वर्णदीप का रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझना है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन समझना है, तो कैसे समझेंगे? इसे मिलने वाले हैं 5 लाख रुपया, तो क्या 5 लाख के बेसिस पे इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जज करेंगे? नो। अरे भाई 5 लाख इसे अगर मिल भी जाएंगे तो इसे देने भी तो है, यानी ये जो मिलने वाले हैं ये इसके समझ लो एक तरीके से एसेट्स है, लेकिन ये इनको जो देने हैं ये इसकी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। तो इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कैसे आएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी इसका फाइनेंशियल स्टेट कैसे पता चलेगा? 1 लाख, यानी ये इसका अपना पैसा है। 5 लाख कलेक्ट करेगा, 4 लाख रीपे करेगा, 1 लाख इसके पास बचेगा, ये इसका रियल वर्थ है। बिजनेस में भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बिजनेस में भी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। इन दोनों को जब साथ में कंपेयर करते हैं ना, तभी पता चलता है बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस में किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने के लिए, पता करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ये एक स्टेटमेंट, अभी नाम सुनो, इस टॉपिक के बारे में बाद में हमारा एक डिटेल चैप्टर आएगा, उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल समझो बैलेंस शीट नाम का एक स्टेटमेंट बिजनेस में बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? एक तरफ में लिखते हैं बिजनेस की लायबिलिटीज और दूसरे तरफ में लिखते हैं बिजनेस के सारे एसेट्स। एक हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं बिजनेस का, उसका नाम है बैलेंस शीट। उसके एक तरफ में लिखते हैं बिजनेस की जो भी लायबिलिटी है वो सारा चीज, और उसके दूसरे तरफ में लिखते हैं बिजनेस के जो भी एसेट है वो सारा। अब ये स्टेटमेंट में हमें क्या दिखता है? एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ एसेट। इससे समझ में क्या आता है? इसको जब हम लोग देखते हैं तो इससे अपने को समझ में आता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा उस बिजनेस में कितने वैल्यू के एसेट है और उस बिजनेस में कितनी वैल्यू की लायबिलिटी है। सपोज फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में टोटल 10 लाख के एसेट्स हैं और मान लो 2 लाख की लायबिलिटीज है, तो इसका मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बिजनेस के खुद के अपने पैसे कितने हैं? 8 लाख। इसकी जो वर्थ है वो 8 लाख के बराबर है, क्योंकि 10 लाख के एसेट है, उसमें से 2 लाख की तो लायबिलिटी भी है, तो इसकी रियल वर्थ कितनी मानी जाएगी? बिजनेस की रियल वर्थ कितनी मानी जाएगी? 8 लाख। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी मानी जाएगी? 8 लाख। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये जो बैलेंस शीट होता है ना, इसमें एक तरफ हम लोग एसेट लिखते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी लिखते हैं बिजनेस के सारे, और इससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, अभी हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ये बात का टॉपिक आने वाले चैप्टर में आएगा, पर जस्ट जान लो, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी बिजनेस का, तो इसकी एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि एसेट्स की जो भी वैल्यू होती है और लायबिलिटी की जो भी टोटल वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होती है। यानी किसी भी बिजनेस के जो टोटल एसेट्स होते हैं और किसी भी बिजनेस की जो टोटल लायबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? इक्वल। ये एसेट की वैल्यू और ये लायबिलिटी की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अब ये एसेट्स की टोटल वैल्यू और लायबिलिटी की टोटल वैल्यू बराबर क्यों होती है? क्योंकि यही बिजनेस का फंडामेंटल रूल है कि किसी भी बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होगा। यही बिजनेस का फंडामेंटल रूल है। कहां पर? डबल एंट्री सिस्टम में। लेकिन सर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तो हमारे पास 2 एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और जब भी आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आप डेबिट क्रेडिट के हेल्प से डबल एंट्री सिस्टम में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, चाहे गोल्डन रूल से रिकॉर्ड करो या मॉडर्न रूल से रिकॉर्ड करो, जैसे भी रिकॉर्ड करो, जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये चीज याद रखना, जो भी एसेट्स बनेगी, जो भी लायबिलिटीज बनेगी, अल्टीमेटली उनका सम टोटल सेम होगा। ये रूल है। डबल एंट्री सिस्टम इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें धीरे धीरे करके खुद ही आ जाएगा। अभी हम लोग बहुत बेसिक स्टेज में है, आने वाले टॉपिक में खुद ही ये चीज को और अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल समझ में आ रहा है, एसेट्स की टोटल वैल्यू किसी भी बिजनेस में और लायबिलिटी की टोटल वैल्यू किसी भी बिजनेस में सेम होती है। ये बैलेंस शीट से भी हमें पता चलता है। और इसी कॉन्सेप्ट को समराइज करके हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, बैलेंस शीट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है। एक तरफ लिख दिया सारा एसेट, एक तरफ लिख दिया सारा लायबिलिटी।
ये स्टेटमेंट के फॉर्म में। इसी चीज को हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक तरफ लिख देंगे लायबिलिटीज और एक तरफ लिख देंगे एसेट्स। मतलब समझ रहे हो ना, मैंने एक टेबल बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया, एक तरफ लिख दिया लायबिलिटी, एक तरफ लिख दिया एसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया? बैलेंस शीट। और इसी स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया, लिख दिया लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। बात तो वही हो रहा है, पर अब ये इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, अपना मेन टॉपिक यही है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब धीरे धीरे करके मैं अपने टॉपिक में आ रहा हूं, सिर्फ स्टोरी की तरह सुनते जाओ और देखो ये कैसे समझ में आता है। तो अपने समझ गए इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह का कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, दैट इज इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी हो और राइट हैंड साइड में क्या हो? एसेट्स हो। तो बिजनेस के टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट को इक्वल टू देके अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे, ये बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक काम करते लिखते हैं, ठीक है? अब देखो लिखते हैं यहां पर, अगर मैं लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स लिखता हूं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। लायबिलिटी दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरह के लायबिलिटी हो सकते हैं बोलो? इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है बिजनेस की, और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी हो सकती है। तो बिजनेस के लायबिलिटी को अगर ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई करें, बिजनेस के लायबिलिटी को ब्रॉडली दो तरीके से अगर क्लासिफाई करें तो क्या आएगा? एक आएगा इंटरनल लायबिलिटी और एक आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है? इसी तरीके से अगर एसेट को क्लासिफाई करेंगे तो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स और आते हैं करंट एसेट्स। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा करंट एसेट्स दिख रहा है? तो देखो ध्यान से, पहले मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रीफ में लिख लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन का ब्रीफ में क्या है? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। अब उसको मैं तोड़ रहा हूं, उसका ब्रेकडाउन कर रहा हूं। तो लायबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर विच इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब ऑल दी अदर लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल। जो भी आउटसाइडर के प्रति, प्रोप्राइटर को छोड़कर बाकी जो भी लोग हैं, आउटसाइडर के प्रति जो भी आपकी लायबिलिटी है वो सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं इंटरनल लायबिलिटी की जगह लिख देता हूं कैपिटल, ठीक है? और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब प्रोप्राइटर के अलावा जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। तो एग्जांपल के लिए कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लो आपने लोन लिया बैंक से, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, ठीक है? इसके अलावा मान लो आपने उधार में कोई चीज खरीदा तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे। इसी तरीके से मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी एक लायबिलिटी है। तो इस तरीके से ये जितने भी लायबिलिटीज हैं ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल। और ये क्या है? इंटरनल। समझ में आ रहा है? अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पर एसेट्स हैं, ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट बेसिकली बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में बेनिफिट देते हैं। ये टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। पर अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको जो एग्जाम में प्रॉब्लम मिलेगा, ज्यादातर आपको टैंजिबल एसेट मिलेगा, ठीक है? तो फिक्स्ड एसेट मतलब एक तरीके से सिंपल मन में समझो लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें। तो मैं यहां पर एग्जांपल के लिए एक दो लिख देता हूं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, कुछ जो समझा रहे हैं ना, अभी प्रॉब्लम भी करेंगे अभी आगे। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लो बिल्डिंग, मैंने लिख दिया बिल्डिंग, प्लस इसके बाद लिख देते हैं मान लो फर्नीचर। काफी है, दो लिख दिया मैंने फिक्स्ड एसेट, और भी हो सकता है पर मैंने दो लिख दिया, ठीक है? करंट एसेट्स मतलब बिजनेस के रेगुलर एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो डे टू डे बेसिस पे जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे बिजनेस का स्टॉक, बिजनेस का कैश का बैलेंस, बिजनेस का बैंक बैलेंस, इसकी वैल्यू रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बदलती है। ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं।
ये ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आपको बेनिफिट देंगे, इनका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप रियलाइज कर लेते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एसेट में क्या क्या हो सकते हैं, आपके बिजनेस के स्टॉक, आपका डेटर्स, डेटर मतलब जिनको उधार में माल बेचा था उससे पैसे पाएंगे, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स होते हैं, ये सब टॉपिक अभी आएगा बाद में, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब करंट एसेट है। तो मैं यहां पर समझाने के लिए यहां पर मैं, चलो यहां नीचे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मान लो स्टॉक, और मैं एक यहां पर लिख दिया कैश, ठीक है। चलो स्टॉक और कैश। अब ध्यान देना यहां पर ये बिल्डिंग फर्नीचर, ये जो है ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, और यहां पर ये जो है ये क्या है, करंट एसेट्स। तो पहले हम लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन बनाया, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, फिर लायबिलिटी को हमने तोड़ा मेन कैटेगरी में, लायबिलिटी की दो मेन कैटेगरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, एसेट्स के दो मेन कैटेगरी है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। इसके बाद उनका फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में कई तरह के लायबिलिटी हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट में कई तरह के फिक्स्ड एसेट करंट एसेट हो सकते हैं, हमने और उसको तोड़ दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हर ब्रेकडाउन में इक्वेशन अपना मैच हो रहा है, इक्वेशन का फ्लो नहीं टूटना चाहिए, बीच में इक्वल टू रहेगा, यानी ये हर स्टेज में वैल्यू मैच करेगा दोनों तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल वैल्यू होगा, राइट हैंड साइड का जो टोटल वैल्यू होगा, वो हर एक स्टेज में मैच करना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज तो वो ऐसा हो जाएगा ना, नॉट इक्वल टू, इन इक्वेशन जिसको बोलते थे, आई थिंक इसको इन इक्वेशन बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो वो तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमेशा वैल्यू सेम होनी चाहिए। तुम लोग बोलोगे सर समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया, एसेट लायबिलिटी सब समझ में आएगा, करना क्या है इस चैप्टर में, तो करना कुछ नहीं है, इस चैप्टर में आप लोगों को बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उन ट्रांजैक्शंस को समझ के आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन के फॉर्म में। सर ट्रांजैक्शन को कैसे समझेंगे और इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं आपको करके ही दिखाता हूं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम शीट आ गया, ये आपके स्टडी मैट का प्रॉब्लम है, जिनके पास स्टडी मैट है सामने खोल लो, जिनके पास नहीं है फिलहाल अभी तक आप स्क्रीन पे देखो। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर दिए गए इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, देखो, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, और इसको बनाने के लिए यहां पर 3 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं ए, बी और सी में, ठीक है। मैं अभी ये छोटा सा प्रॉब्लम है, 3 ही ट्रांजैक्शन है, इसको कराते कराते मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा दूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है, पर इसका प्रोसेस बस समझना है, एक बार प्रोसेस समझ जाओगे ना उसके बाद खुद ही कर पाओगे। तो समझो कि इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में इस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन को पहले तो समझना है, और उस ट्रांजैक्शन को आपको एसेट और लायबिलिटी में तोड़ना है, ध्यान से सुनना, आपको ट्रांजैक्शन को समझना है और ट्रांजैक्शन को एसेट और लायबिलिटी में तोड़ना है, उसका ब्रेकडाउन करना है, और जो लायबिलिटीज वाले सेक्शन है उसको एक तरफ लिखना है इक्वेशन में, एसेट वाले सेक्शन को दूसरे तरफ लिखना है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं, पर याद रखना ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, आप चाहो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले एसेट्स लिखो, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एसेट लिखो, राइट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखो, वो भी चलेगा, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बोल के कुछ नहीं है, बिकॉज इक्वेशन है, x इक्वल टू y मींस y इक्वल टू x, समझ में आ रहा, तो वो चीज है। पर जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है वो वही है, पहले आप लायबिलिटीज लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इक्वल टू देके आप एसेट्स लिखो राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले मैं आपको पूरा समझा रहा हूं कैसे करेंगे, और आप लोग भी उसी को फॉलो करना, जैसे मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं ना, आपको भी ऐसे ही सोचना है। जैसे देखो पहला ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब आप सोचो ये ट्रांजैक्शन है, अच्छा ओके, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपया लगा के, यानी किसी ने 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अब अपने आप को हमेशा बिजनेस समझो, ये याद रखना, अकाउंटिंग का फंडामेंटल रूल कभी मत ब्रेक करना, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का फंडामेंटल रूल है, आप अपने आप को समझो कि आप बिजनेस हो। एज अ बिजनेस आप सोचो कि किसी ने आपके ऊपर पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लग रहा है 1 लाख रुपया, तो बिजनेस में पैसा लगा, अच्छा, तो पैसा कौन लगा रहा है, प्रोप्राइटर, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर, तो पैसा भी लगा रहा है प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर जो पैसे लगा रहा है उसे अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल।
यानी कि बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल आ रहा है, ओके, यानी इंटरनल लायबिलिटी, यस। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल किसी रूप में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है? तो कैपिटल किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में, विथ कैश। तो यानी कि बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल आया और कैश के फॉर्म में आया, मतलब 1 लाख रुपया कैश आया। अच्छा, तो ये जो कैपिटल है ये तो लायबिलिटी है, इंटरनल। अब यहां इंटरनल एक्सटर्नल पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई भी लायबिलिटी हो बस समझो लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है और ये एसेट है और दोनों की वैल्यू सेम है, बन गया इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अभी इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करना ना, पहले पूरे प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लेना, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एंट्री मत करना, एक बार पूरे प्रॉब्लम को पढ़ लेना और देखना पूरे प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें आ रही है और उन सभी कैटेगरी को पहले आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे देखो यहां पर एक आइटम आ रहा है कैश, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब एक आइटम हो गया कैपिटल, हालांकि कैपिटल लिखा नहीं है पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कैपिटल लग रहा है। तो यहां पर पहले ट्रांजैक्शन में अपने को 2 आइटम मिल गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट फॉर 30,000। आपने 20,000 का सामान कैश में खरीदा, 30,000 का सामान उधार में खरीदा। ओके, अब ऐसा सोचो, जैसे हम सोच रहे वैसे सोचो। अच्छा, बिजनेस में आया था 1 लाख रुपया, उसमें से 20,000 कैश में खरीद रहे। कैश का खरीदने का मतलब होता है नगदी में खरीदना, मतलब माल खरीदे संग संग पैसा दे दिए, तो 20,000 तो संग संग चला गया तुम्हारा। 30,000 उधार में खरीदे, मतलब माल तो आ गया लेकिन पैसा नहीं दिए, पैसा बाद में देंगे। उधार में, जब हम लोग उधार में खरीदते हैं तो क्या होता है, माल ले लेते हैं लेकिन पैसा बोलते हैं बाद में देंगे। यानी कि अपने टोटल कितने का माल खरीदे, 50,000। अपने पास टोटल कितने का स्टॉक आया, 50,000। टोटल स्टॉक बिजनेस में आ गया भाई, कितने का स्टॉक आ गया टोटल बिजनेस में, 50,000 का टोटल स्टॉक आ गया। लेकिन क्या 50,000 का जो स्टॉक आया इसका हमने 50,000 का पेमेंट किया, नहीं, पेमेंट तो सिर्फ हुआ 20,000, यानी कि कैश में गया कितना, 20,000। तो स्टॉक में मेरा 50,000 बढ़ गया और कैश में मेरा 50,000 घट गया। लेकिन ये तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा वैल्यू। तो अब एक चीज ध्यान देना, क्रेडिटर, जब हम लोग उधार में खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई सामान गुड्स क्रेडिट में परचेस करोगे तो आपको बाद में तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है। और जब क्रेडिट में खरीदते हैं तो इस तरह की लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। मतलब आपके वो सप्लायर जिनसे आपने उधार में खरीदा था, इसके अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब आपके सप्लायर, क्रेडिटर का मतलब आपके सप्लायर जिनसे उधार में माल खरीदा था। तो आपके 30,000 के क्रेडिटर बन गए, यानी 30,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। तो तुम देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है। अब फिर से देखो, यहां पर 3 आइटम, इस पूरे ट्रांजैक्शन में अपने को मिला 3 आइटम। एक स्टॉक, अपने 50,000 का स्टॉक खरीद रहे तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, 20,000 उसको संग संग पे कर रहे हैं क्योंकि कैश परचेज है, तो कैश का 20,000 वैल्यू घट रहा है। और उधार में खरीदे 30,000, तो इसकी वजह से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया। कौन सा लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर का लायबिलिटी। तो 30,000 क्रेडिटर, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। अब यहां पर आइटम कौन कौन से आ रहे हैं, कैश, स्टॉक और क्रेडिटर। अब कैश तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, लेकिन 2 नए आइटम हमें मिल गए, स्टॉक और क्रेडिटर। तो इसको भी मार्क कर लो, यानी पहले ट्रांजैक्शन में हमें 2 आइटम मिले, कैश और कैपिटल। सेकंड ट्रांजैक्शन में और 2 आइटम मिले, स्टॉक और क्रेडिटर। कैश क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि कैश ऑलरेडी एक बार आ गया, नहीं लेंगे उसको। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने 10,000 का सामान बेचा और 10,000 का सामान आपने कैश में बेचा, 15,000 का सामान आपने क्रेडिट में बेचा और दोनों पे आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो कैश सेल हुआ, इसका मतलब माल बेचे पैसा आ गया। अच्छा ओके, तो माल बेचे पैसा आ गया, इसका मतलब स्टॉक मेरा कम हो गया और पैसा आ गया, मतलब कैश मेरा बढ़ गया।
स्टॉक मेरा कम हो गया, माल बेच दिए, स्टॉक मेरा कम हो गया और पैसा आ गया, कैश बढ़ गया। लेकिन जो दूसरा वाला है उधार, उधार में बेचे तो यहां भी स्टॉक कम हो गया, क्योंकि उधार में भी बेचोगे माल तो जा रहा है ना, तो स्टॉक यहां भी कम हो गया, लेकिन यहां पर पैसा नहीं आया। इसके बदले में डेटर बन गया। क्या बन गया सर? डेटर क्या होता है सर? डेटर बिजनेस के वो कस्टमर होते हैं जिनको आप उधार में बेचते हो, यानी फ्यूचर में आप इनसे पैसे पाने वाले हो, रिसीव करने वाले हो। तो डेटर आर द कस्टमर ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो ये डेटर बन गए। यहां पर थर्ड ट्रांजैक्शन में अपने को 4 आइटम मिला। क्या आइटम मिला? स्टॉक, कैश, स्टॉक, डेटर। अब अपने देखेंगे इसमें से जो यूनिक आइटम है वो कौन से हैं। स्टॉक तो ऊपर हमें ऑलरेडी मिल गया, कैश भी ऑलरेडी मिल गया, यहां पर एक नया आइटम मिला, डेटर। ट्रांजैक्शन खत्म। यस। तो सब मिलाकर कितने यूनिक आइटम अपने को मिले? 1 2 3 4 5, जो येलो से हाईलाइटेड है, दिख रहा है? अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करो एसेट कौन से है और लायबिलिटी कौन से है। तो अपने देखेंगे कि जो यहां पर कैपिटल है, चलो यहां पर कैपिटल जो है ये क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर जो है ये है लायबिलिटी, स्टॉक है एसेट, कैश भी है एसेट, डेटर एसेट। यानी अपने को 3 एसेट मिला, 2 लायबिलिटी मिला। तुम बोलोगे सर ये सब जो आप समझा रहे हैं इक्वेशन तो आप बनाए नहीं। हाँ, इक्वेशन अब बनेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन चीज जो होता है ना, जिसमें स्टूडेंट कभी कभी परेशान होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि सर इक्वेशन कैसे बनाए। ये जो चैप्टर है ना बहुत ही सिंपल और इजी है, आप बनाओगे ना एक दो सम के बाद आपको मजा आने लगेगा। इसमें एक ही चैलेंज है, स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रॉब्लम को जब आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पहले सबसे पहला काम करना होगा, इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। आपको एक इक्वेशन का स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, एक इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा, और उस इक्वेशन में कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज है वो आपको पहले ही लिख देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम बनाओ तो पहले एक बार पूरा प्रॉब्लम को देख लो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, 1 बाय 1 बनाते हैं। आने वाले चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करेंगे। सारा ट्रांजैक्शन एक बार देखने की जरूरत नहीं है, एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाओ, एक एक को रिकॉर्ड करते जाओ। पर इस टॉपिक में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपको एक बार पूरा नजर घुमाना पड़ेगा सारे आइटम पे, सारे ट्रांजैक्शन पे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि पूरा प्रॉब्लम में क्या क्या एसेट आने वाला है, क्या क्या लायबिलिटी आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन था, तीनों को देख लिया, मेरे को समझ में आ गया ये तीनों ट्रांजैक्शन मिला के 2 तरह का लायबिलिटी आएगा, 3 तरह का एसेट आएगा। ये आइडेंटिफाई हो गया। अब इन एसेट्स और लायबिलिटी को आपस में मिलाकर मैं अब इक्वेशन रेडी करूंगा। कैसे इक्वेशन रेडी करेंगे भाई? एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ एसेट। तो जो लायबिलिटीज है उनको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, जो एसेट्स है उनको राइट हैंड साइड में डाल दो। इक्वेशन जब बन गया फिर आराम से अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब तुम लोग मेरे साथ साथ करो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 कॉपी में लिखो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 में पहला काम यही करना है। क्या क्या लायबिलिटी है बोलो तो? कौन कौन सी लायबिलिटी है? कैपिटल और क्रेडिटर, ये 2 लायबिलिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख रहे हैं लायबिलिटी, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, लिख दिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में सारा एसेट लिखेंगे। बताओ कौन कौन से एसेट है यहां पर? स्टॉक, डेटर, कैश। ठीक है, स्टॉक, डेटर, कैश। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अगर स्टॉक डेटर कैश की जगह कैश स्टॉक डेटर लिखते तो, या डेटर स्टॉक कैश लिखते, ऐसा कुछ सीक्वेंस चेंज करते, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, एक ही बात होता है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से कोई मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो स्टॉक डेटर कैश लिखा, कोई बच्चा डेटर पहले लिख के स्टॉक बाद में लिखे, या कैश पहले लिख दे, समझ में आ रहा ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बन गया इक्वेशन। अब क्या करना है, यही मेन काम है पूरे चैप्टर में। ये जो बच्चा कर लिया उसका हो गया काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। तुम लोग सर और कुछ नहीं करना है? नहीं, मतलब करेंगे, अब दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग इतना ही तक था, अब अपने आराम से करेंगे। अब क्या करेंगे देखो, वापस से एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे। अब ये सब डिजाइन मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया।
अब वापस एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या था, ध्यान से देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में। तो लिखेंगे नंबर ए, नंबर ए 1 लाख रुपया लगाकर जब बिजनेस स्टार्ट किया गया तो बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल बढ़ा, यानी कि कैपिटल का बैलेंस जो है यहां पर 1 लाख आ गया। सुनना ध्यान से, बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया गया है स्टार्ट करने के लिए, तो इसका मतलब बिजनेस का कैपिटल में 1 लाख आ गया। किस फॉर्म में आया, कैश में, यानी कि बिजनेस का यहां पर कैश भी बढ़ गया 1 लाख से। तो बिजनेस के कैपिटल के जगह पे 1 लाख और कैश के जगह पे 1 लाख। अब क्या करना है, एक नया इक्वेशन फ्रेम कर लेना है। अब कैपिटल कितना हो गया बिजनेस का, 1 लाख। क्रेडिटर का अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर अभी 0 है, नील। इक्वल टू स्टॉक का अभी कोई वैल्यू नहीं है, नील। डेटर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, डेटर हमारे पास कुछ नहीं है, नील। कैश हमारे पास अभी कितना है, 1 लाख। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने ट्रांजैक्शन को बस समझा। कैपिटल आया था बिजनेस में, तो बिजनेस के कैपिटल के जगह पे 1 लाख लिख दिए, और कैश के फॉर्म में आया था तो कैश के जगह पे 1 लाख लिख दिए। और फिर हमने इक्वेशन का टोटल कर दिया, जहां पर कोई आइटम नहीं है वहां पर हमने नील बैठा दिया, 0, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं है, और जहां पर फिगर है वहां फिगर बैठा दिया। अब तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम है क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्या दोनों का वैल्यू सेम है, यस। तो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ये चीज तुम्हें जरूर से देखना है कि दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए, मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द साइड्स आर इक्वल आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन, ये तुम्हें ध्यान देना है। तो चलो अब हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, नंबर बी। ठीक है, नंबर बी, नंबर बी में क्या बोला था, ध्यान से देखना। नंबर बी में बोला गया था कि हमने परचेस किया 20,000 रुपए का स्टॉक कैश में और 30,000 रुपए का स्टॉक क्रेडिट में, मतलब उधार में। ठीक है, अरे कैश में खरीदे या उधार में खरीदे, माल तो पूरा ही आ गया। तो स्टॉक कितने का आया, बोलो स्टॉक कितने का आया, 50,000 का। तो स्टॉक के जगह पे हम लोग इधर लिख देंगे 50,000, क्योंकि कैश में भी खरीदोगे तो भी माल आया, उधार में खरीदोगे तो भी तो माल तो आ ही रहा है ना, गुड्स तो आ रहा है। तो स्टॉक हमारा 50,000 का आ गया। लेकिन क्या पूरा पैसा देना पड़ा, नहीं, कैश में तो सिर्फ 20,000 लिए ना, तो पैसा सिर्फ 20,000 का ही देंगे। तो यानी कि स्टॉक में 50,000, अच्छा यहां पर भी प्लस का साइन दे देना जिससे पता चलेगा कि ये बढ़ रहा है। और कैश यहां पर अपना 20,000 अपने पे कर दिए, क्यों कैश में माइनस किया 20,000, बिकॉज 20,000 कैश में परचेज हुआ है, मींस यू आर पेइंग 20,000 ऑन द स्पॉट। ठीक है, बाकी का 30,000, बाकी का 30,000 तो अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, वो तो उधार में खरीदे थे, तो इसके बदले में हमारा क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो 30,000 आपका लायबिलिटी बन गया। जब आप उधार में खरीदते हो तो इस तरह के लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। उधार में खरीदेंगे तो इस तरह के लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब बार बार याद रखना, क्रेडिटर हमारे वो सप्लायर होते हैं जिनसे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं। क्रेडिटर हमारे वो सप्लायर होते हैं जिनसे उधार में माल खरीदते हैं। तो 30,000 का माल उधार में खरीदे तो 30,000 का क्रेडिटर खड़ा हो गया, 30,000 का क्रेडिटर खड़ा हो गया ना बिजनेस में। अब इसको क्या करो, फिर से इसका टोटल करो फाइनल। हर ट्रांजैक्शन के बाद तुमको एक टोटल करना पड़ेगा। अब देखो कैपिटल के वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं सर, कैपिटल तो उतना ही है 1 लाख। क्रेडिटर जो अभी तक नील था पहले, अब 30,000 का क्रेडिटर आ गया, तो अब यहां पर क्रेडिटर के जगह पे लिखेंगे 30,000 इक्वल्स टू स्टॉक जो अभी तक नील था, स्टॉक के जगह पे कितना आ गया 50,000। डेटर अभी भी कुछ नहीं है, यानी यहां पर अभी भी लिखेंगे नील। और कैश जो पहले तो 1 लाख था, अब कितना हो गया 80,000, क्योंकि 20,000 चला गया। फिर से चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये जरूर चेक करना है कि दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1,30,000, राइट हैंड साइड में 1,30,000। ठीक है, अब देखो काम खत्म। अब नंबर सी में जाते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। ध्यान देना, कॉस्टिंग रुपीज 10,000 यानी 10,000 का कॉस्ट का गुड्स और 15 कॉस्टिंग रुपीज 15,000 मतलब 15,000 कॉस्ट का गुड्स तुमने बेच दिया। तुमने टोटल कितना कॉस्ट का गुड्स बेचा? 25,000। तो तुमने जो ये सोल्ड किया, क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। सोल्ड गुड्स मतलब तुमने गुड्स को सोल्ड किया। कितने कॉस्ट का टोटल गुड्स सेल किया? 25,000। 10,000 कॉस्टिंग का कैश में बेचा, 15,000 कॉस्टिंग का क्रेडिट में बेचा, पर टोटल कितना कॉस्टिंग का गुड्स बेचे? 25,000 कॉस्टिंग का टोटल गुड्स बेचे। तो जब हम लोग माल बेचते हैं तो जितना में खरीदे थे उतने में बेच देते हैं कि अपना प्रॉफिट बना के बेचते हैं, बना के ना। तो 25,000 का जो माल बेचे ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। 25,000 तो कॉस्टिंग है, बोल रहा ना, कॉस्टिंग रुपीज 10,000, कॉस्टिंग रुपीज 15,000 मीन्स यू सोल्ड costing rupees 25,000 but this is your cost price. Definitely you are not going to sell at cost price, you will add your profit. तो यहां पर आगे बोल रहा है आपने जो बेचा at a profit of 25, 20% अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचा। तो एकदम सा सिंपल है, ठीक है। 20% अगर आपने प्रॉफिट जोड़ा है तो 10,000 का 20% 2,000 और 15,000 का 20% 3,000, यानी कि 10,000 का जो कॉस्ट का गुड्स था उसको आपने कितने में बेचा? 12,000 में, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट जोड़ा। 15,000 का जो गुड्स था कॉस्टिंग उसको आपने कितने में बेचा? 18,000 में, 18,000। समझ में आ रहा? बिकॉज 10,000 इज कॉस्ट प्राइस, 15,000 इज कॉस्ट प्राइस। देखो लिखा है कॉस्टिंग रुपीज 10,000, कॉस्टिंग रुपीज 15,000, मतलब ये दोनों कॉस्ट फिगर है। और हम लोग जब बेचेंगे तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, 20% बोला है क्वेश्चन में, तो 10,000 के ऊपर भी 20% ऐड करेंगे, 15,000 के ऊपर भी 20% ऐड करेंगे, यानी 10,000 के माल को 12,000 में बेच रहे हैं, 15,000 के माल को 18,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है बिजनेस का? 5,000 है ना। टोटल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 5,000। बिजनेस में जब भी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, याद रखना ये बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसा हम लोग मानते हैं, बिजनेस का जो भी इनकम है, प्रॉफिट है, वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए प्रॉफिट होने से या इनकम होने से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। क्योंकि जो प्रॉफिट बिजनेस में आया, जो हमने कम दाम के सामान को प्रॉफिट ऐड करके ज्यादा दाम में बेचा, वो पैसा तो बिजनेस में ही रह गया ना, तो वो बिजनेस के कैपिटल का पार्ट बन गया। यानी कि याद रखना सिंपल, इस चैप्टर के हिसाब से याद रखना सिंपल, कोई भी इनकम प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, समझ में आ गया तो इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो हमने 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया भाई, तो 5,000 से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? प्लस, और हमने माल कितने का बेचा? 10,000 और 15,000 कॉस्ट। तो जितना कॉस्टिंग का माल हमने बेच दिया उतना स्टॉक चला गया। याद रखना, स्टॉक का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना, वो हमेशा सीपी में होता है। स्टॉक का जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ध्यान देना, स्टॉक का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो स्टॉक में हम लोग जब माइनस करेंगे ना, तो कभी गलती से सेलिंग प्राइस मत कर देना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 10,000 का माल 12,000 में बेचे और 15,000 का माल 18,000 में बेचे, तो टोटल कितना बेचे? टोटल बेचे 30,000। तो एक काम करेंगे ना, 30,000 का माल बेचे तो 30,000 माइनस कर देते स्टॉक से। नो, स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव टू डिडक्ट सेलिंग प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस अपने को डिडक्ट नहीं करना, कॉस्ट प्राइस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने कितना रुपया कॉस्ट का माल बेचे? 25,000 कॉस्ट का माल बेचे। हाँ, बेचे कितने में? 30,000 में। तो 25,000 का माल अपने 30,000 में बेचे। कैसे? 10,000 कॉस्ट था और 15,000 कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट हो गया 25,000। इसमें हमने ऐड किया 2,000, इसमें हमने ऐड किया 3,000। इसका प्रॉफिट इसका सेलिंग प्राइस बन गया 12, इसका सेलिंग प्राइस बन गया, टोटल कॉस्ट है 25, टोटल सेलिंग प्राइस है 30। अपने को कौन सा लेना है? 25। तुम लोग का समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं? अब कुछ तो तुम कैश में बेचे। कितना कैश में बेचे बोलो? 10,000 का माल कितने में बेचे? तो कैश में जो बेचे उसके वजह से कैश बढ़ेगा, क्योंकि जब माल बेच रहे हो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। माल जब बेचोगे तो बिजनेस में पैसा आएगा ना, कैश में, तो कैश बढ़ेगा। कितने से कैश बढ़ेगा बोलो सुहाना?
2000 से 12,000 से, ठीक है। हमने 10,000 का माल 2,000 प्रॉफिट रख के 12,000 में बेचा, तो कस्टमर को जब 12,000 में बेचा तो कस्टमर 12,000 देगा ना। तो कैश कितना आ रहा है मेरे पास? सेलिंग प्राइस, कैश प्राइस नहीं आ रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 12 में बेच रहे हैं तो कस्टमर से तो 12 मिला, समझ में आ रहा है। तो जब कैश में ऐड करेंगे याद रखना सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे, बिकॉज व्हेन वी सेल, हम व्हाट वी कलेक्ट सेलिंग प्राइस, नॉट द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग जब कैश में बेच रहे हैं, समझ में आ रहा ना, तो अपने 10 का माल 12 में बेच रहे हैं तो अपने को कैश मिल रहा 12,000, इसलिए कैश में ऐड होगा 12,000। लेकिन बाकी का जो क्रेडिट में सेल किए 15,000 का, उसमें 3,000 का प्रॉफिट जोड़े, कितने में बेचे? 18,000 में। 15,000 कॉस्ट था, उसमें 20% प्रॉफिट जोड़े यानी कि 3,000, तो कितने में माल बेचे? 18,000 में बेचे। ये 18,000 का तो पैसा आया नहीं, वो तो उधार में बेचे, क्रेडिट में बेचे। तो क्रेडिट में बेचेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 18,000 का डेटर बन जाएगा। इसका मतलब 18,000 अभी मिला नहीं है, पर फ्यूचर में मिलेगा। मैंने उधार में जो बेच दिया 18,000 का माल, मेरे को 18,000 अभी तुरंत तो नहीं मिला क्योंकि क्रेडिट में बेचे हैं, लेकिन बाद में तो मिलेगा ना भाई। तो बाद में मिलेगा तो वो पर्सन हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर हमारे वो कस्टमर होते हैं जिनको उधार में माल बेचते हैं, उसको डेटर बोलते हैं। तो हमारा 18,000 का डेटर बन गया, हो गया सब कुछ। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख था पहले, अब ये हो गया 1,05,000। ये क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा 30,000। स्टॉक हमारा पहले 50 था, अब ये घट के कितना हो गया? 25,000, 25,000 का स्टॉक बचा। डेटर अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन अब बन गया कितना? ज्यादा हो गया ना, 1,80,000, एक मिनट, 18,000, ठीक है। और ये कितना हो गया बोलो? 92,000। अब देखो तो ये कितना हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैच हो रहा है क्या? दोनों तरफ सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 135। राइट हैंड साइड का टोटल करो, सेम है। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे करके आराम से सोच समझ के शांति से अगर करेंगे फिगर पुट, तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली ये दोनों तरफ मैच हो जाएगा। हाँ बता रहे, ठीक, समझ में आया? ये समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? जब सारे ट्रांजैक्शन को कर लोगे ना, तो उसके बाद क्या करना है, इसको बस डबल लाइन से यहां क्लोज कर देना है। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ कुछ स्कूल के टीचर अपने अपने तरीके से क्लोज कर, इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट बोल के नहीं है, ये कोई अकाउंटिंग का कोई तरीका भी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बनाता भी नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई कंपनी नहीं बनाती अकाउंटिंग इक्वेशन, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्यों बना रहे हैं सर? क्योंकि ये सिलेबस में डाला गया आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि देखो बिजनेस में जितना एसेट होता है उतना ही लायबिलिटी होता है, देखो इसको प्रूफ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये आपको सिलेबस में आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये टॉपिक आपके डाला गया है। रियल लाइफ में कोई भी कंपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाती है? नहीं, ये सब नहीं करती कोई कंपनी, समझ में आ रहा है? तो अपने ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अब कोई स्कूल का टीचर है वो बोलेगा नहीं आप इसको टोटल करो 135 इक्वल टू 135। अगर आपके किसी स्कूल में ऐसे बोल रहा है आप कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कर दो। इस नंबर तो स्कूल का टीचर देगा, तो उनको खुश करो, जैसे वो करा रहे वैसे करो। पर नॉर्मली अगर आप इतना लास्ट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद अगर आप डबल लाइन कर दोगे इट इज एनफ। जैसे मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन किया तीसरा वाला, उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन बना, फाइनल इक्वेशन क्या बना? ये बना फाइनल इक्वेशन, ये जो है ये है फाइनल इक्वेशन। तो जब आप सारे ट्रांजैक्शन को कर लेते हो, करने के बाद जो लास्ट फाइनल इक्वेशन होता है, वो फाइनल इक्वेशन हो जाने के बाद आप उसको सिंपली डबल लाइन से क्लोज कर दो। डबल लाइन क्या इंडिकेट करता है? अब खत्म हो गया। इसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो सिंगल लाइन था, मतलब अभी कार्यक्रम चालू है। डबल लाइन कर दिया मतलब नाउ प्रॉब्लम एंड्स हियर, समझ में आ रहा है? तो अब ये खत्म। तो ऐसे भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हमने देखा कि जब प्रॉफिट होती है या इनकम होती है तो हम लोग इसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कभी कभी आपको ट्रांजैक्शन जब दिए जाएंगे ना तो उसमें कुछ खर्चे दिए जाएंगे, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, इस तरह का कुछ खर्चा दिया जाएगा। तो एकदम इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। जब बिजनेस में कोई इनकम या प्रॉफिट होता है तो इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। इसी का उल्टा याद रखो, जब बिजनेस में हम लोग खर्चे पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस का कैपिटल यूज हो रहा है ना। बिजनेस में जो पैसे लगाए थे वो पैसे यूज हो रहे हैं।
तो इससे कैपिटल रिड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में सिंपल सा चीज याद रखना, एक्सपेंस या लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है, एक्सपेंस या लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है, और इसका उल्टा इनकम प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है। बस। और बाकी एसेट लायबिलिटी तो इसमें लिखते ही है। पर याद रखना एक चीज जो कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी भी किसी इनकम या एक्सपेंस का नाम नहीं आना चाहिए। जो भी यहां पर कैटेगरी बनाओगे ना, जैसे देखो यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 या 5 आइटम्स या 5 कैटेगरी बनाई है, ये सारे कैटेगरीज या तो लायबिलिटी या तो एसेट होने चाहिए। इनकम या एक्सपेंस नेचर का कोई भी आइटम अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा एसेट और लायबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। इस इक्वेशन को जब हम लोग फ्रेम करते हैं, इस इक्वेशन को जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, तो इक्वेशन फ्रेम करने के टाइम पे जो भी आइटम लेते हैं वो या तो एसेट नेचर के होंगे या तो लायबिलिटी नेचर के होंगे। कभी भी इसमें इनकम या एक्सपेंस नेचर का कुछ मत ले लेना। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सैलरी पेड 10,000, तो इक्वेशन में वो एक आइटम बना देते सैलरी। नहीं नहीं, सैलरी नाम का कोई आइटम नहीं बन सकता, क्योंकि सैलरी ना एसेट है ना लायबिलिटी है, ये क्या है? एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे हमेशा इसमें सिर्फ एसेट और लायबिलिटी नेचर के जो आइटम होंगे वही लेने। एक्सपेंस या इनकम नेचर का कोई भी आइटम तुमको इधर लेना नहीं है। हाँ, एक्सपेंस और इनकम को डील कैसे करेंगे? एक्सपेंस रहेगा तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, इनकम रहेगा कैपिटल से प्लस कर देंगे, बस यही करना है। इसके लिए अलग से कोई आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो अब तुम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 बनाओ। चलो, प्रॉब्लम नंबर 3, जिनके पास स्टडी मैट है अपने स्टडी मैट से देखकर बनाओ, जिनके पास स्टडी मैट नहीं है वो स्क्रीन पर देखकर बनाओ। ठीक है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रॉब्लम, आप इसको देखकर कॉपी में बनाओ, और आपके पास है 10 मिनट। ठीक है? क्योंकि अभी नया नया चैप्टर सीख रहे, फर्स्ट टाइम खुद से कर रहे हो, तो 10 मिनट है, ट्राई करो। गलत सही जो भी हो, जैसा भी बन पाए, एक बार ट्राई करो। ठीक है? ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, खुद से बनाओ। सर, हमारे स्कूल में एसेट को लेफ्ट साइड में लिखता है। हाँ, वही तो बोले ना, तो हम वैसे फॉर्मेट में करें? टीचर को खुश करो। ये हर जगह मैं नहीं बोलूंगा, पर इसमें यहाँ पर मैं बोलूंगा। ठीक है? फॉलो टीचर, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन का मतलब वही है, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट वीडियो मोड पे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, आप लोग भी खुद से ट्राई करो। ऐसा नहीं कि बस वेट करना है सर बनाएंगे मैं कॉपी में छाप लूंगा, नहीं, खुद से ट्राई करो। समझ में आ रहा है? पहला काम क्या करना है मालूम है? सुनो, जितने भी स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि फटाफट बनाने लग गए, पहला काम बनाने से पहले ना मन में एनालाइज करो, पूरा प्रॉब्लम को पहले रीड करो। अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन देके और बनाना स्टार्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाने के लिए पहले तो इक्वेशन समझना पड़ेगा, इक्वेशन क्या बना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन आए, एकदम शांति से पहले पूरा प्रॉब्लम को रीड करो। रीड करने के बाद देखो कौन कौन सा आइटम आ रहा है एसेट का, कौन कौन सा आइटम आ रहा है लायबिलिटी का, पहले वो मन में डिसाइड कर लो, फिर इक्वेशन बन जाएगा, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है? साथ में करें, साथ में करें। चलो, पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या क्या आइटम आया बोलो? कैश आया, और चलो ये 2 आइटम आ गया। पर अभी सिर्फ आइटम बताना, प्लस माइनस ये सब नहीं। क्या क्या नया नया आइटम आ रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड, स्टॉक। कैश इधर पे नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर एक बार आ गया, जो एक बार आ गया उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में फर्नीचर खरीदा आरके फर्नीचर से। फर्नीचर और चलो क्रेडिटर, हालांकि यहां पर क्रेडिटर अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। एक मिनट में यहां पर पॉज लेके एक चीज बताता हूं। क्रेडिटर ये जो वर्ड है ना, इसका एक टेक्निकल मीनिंग है। क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन जिससे हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, उसको टेक्निकली बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान से कुछ भी खरीदेंगे वो क्रेडिटर बन जाएगा। यहां पर गुड्स का परचेज नहीं हो रहा, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो। तो अगर हम लोग किसी भी पर्सन से उधार में एसेट खरीदते हैं
तो वो हमारी लायबिलिटी है और उसको क्रेडिटर टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम लोग पेबल्स बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। पर जब हम लोग बोलते हैं ना क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हैज अ टेक्निकल मीनिंग। क्रेडिटर नॉर्मली रिप्रेजेंट्स सप्लायर ऑफ गुड्स। तो गुड्स के लिए जब उधार में खरीदेंगे तो क्रेडिटर। पर फिलहाल अभी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करके उसको क्रेडिटर लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी अगर ऐसा करोगे तो कोई गलती नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। ठीक बोल रही है, गुड, डेटर। ठीक है, नया नया आइटम बताना जो जो आ रहा है, हर ट्रांजैक्शन का नया आइटम, कॉमन आइटम नहीं। पेड कार्टेज, हाँ क्या नया आइटम क्या है? वेरी गुड, नया कुछ नहीं है। फिर इसके बाद पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, कोई नया आइटम नहीं, गुड। कैश सेल्स, कुछ होगा? सेल्स, कुछ सेल्स नहीं बनाएंगे? नहीं, वेरी गुड। रेंट रिसीव्ड, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से पैसे निकालता है इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, कुछ होगा? नहीं, बस इतना ही आइटम है। देखने में देखो कितना लग रहा था, पर आइटम इतना है। अब इसका बस नेचर बताओ। एसेट कौन कौन से हैं? कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, 4 एसेट है। लायबिलिटी कितने हैं? कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी, बस ये तो मेन काम है। ये कर लिए तो बाकी का कहानी तो आराम से हो जाएगा। तो चलो अब तुम लोग बनाओ। हाँ ठीक है, कर दो। लायबिलिटी को एक साइड लिखना, एसेट को एक साइड लिखना। तुम लोग चाहो तो अपने स्कूल के हिसाब से लायबिलिटी को राइट हैंड साइड में, एसेट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से 10 मिनट ज्यादा टाइम दे दिया ना। चलो ठीक है, करो करो। और सभी लोग पेंसिल का यूज करेंगे। अकाउंट्स के क्लास में अगर कोई पेंसिल नहीं लेकर आता है तो हम डांटेंगे। जो भी फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं उसको पेंसिल से करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज बता दे, सभी लोग बड़ा स्केल लेना है, इस तरह का छोटा स्केल नहीं चलेगा। आना, अपना स्केल दिखाओ सबको। हाँ, जिसका है, किसका है? चलो राया दिखाओ सबको अपना स्केल। ये सब लोग देखो, इस तरह का स्केल तुमको एक पूरा 12 इंच का 1 फुट का तुमको ट्रांसपेरेंट स्केल लेना है। कारपेंटर वाला लकड़ी का स्केल और मेटल का स्केल मत लेना, तुम लोग को ना जंग नहीं लड़ना है। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसपेरेंट स्केल से क्या होता है ना, तुम लोग जब फॉर्मेट बनाते हैं तो उसका विड्थ वगैरह समझ में आता है, कितना मोटा पतला हो रहा है, तो इजी रहता है। तो हमेशा एक फुल लेंथ का स्केल ले लेना, ट्रांसपेरेंट रहे। पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज लगेगा, अकाउंट्स के क्लास में सब लगता है। कॉपी चेंज करो, इतना छोटा कॉपी नहीं चलेगा। ये देखो ये लोग को, ठीक है, आज के लिए ठीक है। चलो मैं भी बना रहा हूं, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो क्लास वगैरह में देख रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि सर आराम कर रहे हैं। पर तुम लोग ईमानदारी से सर झुकाकर अपना अपना कॉपी में बनाओ, स्क्रीन पे बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिसको एकदम ही नहीं समझ में आए वो देख लो, पर ट्राई करो पहले खुद से बनाने का, ठीक है। चलो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पर बना रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 2।
ओ अच्छा, क्वेश्चन। एक मिनट, तुम लोग के पास, सबके पास स्टडी मैट है क्या? एक सामने दे दो ना, कोई एक जन। कैलकुलेटर अलाउड है? हमारे स्कूल में नहीं। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर ध्यान देना सब लोग। कैपिटल क्रेडिटर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, मैं लायबिलिटी को लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश। देखो, वैसे तो सीक्वेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी एसेट लायबिलिटी का सीक्वेंस अगर आगे पीछे कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर सोचोगे ना, तो याद रखना पहले फिक्स्ड एसेट लिखना ज्यादा बेटर होता है, इसके बाद करंट एसेट लिखना ज्यादा बेटर होता है। अब कोई स्टूडेंट अगर पहले ये सारा करंट एसेट लिख दिया, फिक्स्ड एसेट बाद, तो इससे कोई गलती नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं। देखो, प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है, ठीक है? तो पहले ट्राई करना, अगर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ऐसा कोई एसेट है तो उसको पहले लिख लेना, करंट एसेट वाला आइटम बाद में लिखना। समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा, एक एक करके अब यहां पर करते हैं, बाकी स्टूडेंट लोग खुद से ट्राई करेंगे। चलो, क्लास वालों के लिए एक काम करते हैं, खुद से ट्राई करो, हाँ, 5 मिनट। वीडियो क्लास वालों स्टूडेंट्स, तुम लोग भी खुद से ट्राई करो, तभी एक्चुअल में सीख पाओगे।
निजे निजे करो, बातचीत नहीं। गलत सही जो भी होगा देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो गलती हो सकता है।
किसका किसका हो गया या कितना टाइम बाकी है? गुड, एक का हो गया, बाकी लोग? Done. ठीक, चलो बाकी लोग भी करो। थोड़ा सा मिस्टेक है। और एक दो चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग का कितना टाइम लगेगा और कितना, कौन से वाले में हो? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक, करो। तुम दोनों का हो गया? ठीक। ठीक है, अभी हम दिखा दे रहे हैं तुम्हारा। नहीं समझ आ रहा है? चलो अब एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, फिर समझाएंगे भी, ठीक है। सबसे पहले लास्ट 1 मिनट रुक रहे हैं, ठीक है, जिसका बाकी है वो करो। 1 मिनट जल्दी। पहले फाइनल आंसर एक बार दिखाएंगे और तुम लोग बताना किसका किसका एग्जैक्ट करेक्ट है। फाइनल जो आया है वो सेम है। हो गया? चलो देखो, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। किसका किसका एग्जैक्टली ये फाइनल इक्वेशन, लास्ट का जो इक्वेशन है ये सेम आया है।
तुम लोग का अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो मैंने ट्रीटमेंट किया इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन था वो क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,25,000। ये तो सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर जो मैंने ट्रीटमेंट किया है ना प्लस या माइनस, उसको मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो, कलर कोडिंग कर दिया, ठीक है। तो 1,25,000 का क्या हुआ, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया, तो कैपिटल से मैंने प्लस कर दिया 125 और कैश में मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, 50,000 का गुड्स परचेस किया गया है कैश में, तो स्टॉक से मैंने 50,000 ऐड कर दिया और कैश में परचेज हुआ इसलिए मैंने कैश से 50,000 माइनस कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला भी सबको क्लियर है, इजी है। थर्ड में बोला जा रहा है आपने परचेज किया फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने उधार में एक फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो 10,000 तो आपका फर्नीचर में ऐड हो रहा है और आपने उधार में खरीदा है, तो इसीलिए ये क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा। तो एक तरफ फर्नीचर में ऐड हो रहा है, एक तरफ क्रेडिटर में ऐड हो रहा है, दिखा। इसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग ₹7,000 वाइड बिल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉस्टिंग ₹7,000 एंड अमाउंट में बोल रहा है 9,000, यानी कि 7,000 रुपए के सामान को आपने 9,000 रुपए में बेचा, तो बोलने का मतलब है कि 2,000 आपका फायदा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 7,000 का कॉस्टिंग है, तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो 7,000 का अगर कॉस्टिंग का सामान बेचे हैं तो स्टॉक को कितने से रिड्यूस करेंगे, स्टॉक को रिड्यूस करना हमेशा कॉस्ट प्राइस से, तो स्टॉक को रिड्यूस करेंगे 7,000 से, और 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दिख रहा है। अगर हम लोग कैश में बेचते तो 9,000 कैश में ऐड करते, पर ये कैश में बेचा नहीं गया, 9,000 क्रेडिट में बेचा गया, तो हम लोग 9,000 डेटर में ऐड किए। तुम लोग को समझ में आ रहा है, 9,000 डेटर में ऐड हुआ है क्योंकि हमने कैश में नहीं बेचा। अगर हम लोग इसको कैश में बेचते तो 9,000 किधर लिखते, जो ये 9,000 प्लस किए ना, ये डेटर की जगह फिर कैश में प्लस हो जाता क्योंकि पैसे मिल रहे, पर यहां पर डेटर होगा। नेक्स्ट बोल रहा पेड कार्टेज 100 रुपीज, 100 रुपया का आपने कार्टेज पे किया, तो ये तो खर्चा है सिंपल, पे किया तो कैश से माइनस कर दो 100 रुपया, और खर्चा है तो कैपिटल से माइनस कर दो। कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे यहां पर गलती कर सकते हैं। आपने आरके फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपए का उधार में, पहले देखो बोल रहा है अभी आपने उसको पेमेंट किया 9,700 और फुल सेटलमेंट का मतलब अकाउंट क्लोज, हिसाब किताब खत्म, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में नक्की करना मतलब अब हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, अब हम लोग अलग अलग, जाओ तुम अपने रास्ते में। हाँ उसका लॉस हो गया 300। नहीं आप पे करो ना, आपका फायदा उसका हुआ, उसके तरफ से नहीं सोचेंगे हम लोग, हमेशा अपने साइड से सोचेंगे। तो अपने 10,000 का फर्नीचर खरीदे थे उधार में, तो अपना ऑब्लिगेशन था कितना पे करने का 10,000, पर अपने 9,700 पे करके अपने क्या किए, बोले कि बस इतने में ही रखो और नहीं देंगे, सेटलमेंट कर लिए, होता ना, अरे रखिए ना छोड़िए अगला बार देखा जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अपने 9,700 में सेटलमेंट कर लिए, नक्की कर लिए, तो 300 रुपया अपना फायदा हो गया, तो 300 को यहां पर कैपिटल में प्लस करेंगे, और जो हमने एक्चुअल पेमेंट किया 9,700 उसको कैश से माइनस करेंगे क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहे हो, और आपका पूरा का पूरा जो क्रेडिटर था 10,000 का वो खत्म हो गया, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब अब क्रेडिटर नहीं बचा, तो क्रेडिटर में से 10,000 पूरा माइनस करेंगे। ये पर्टिकुलर जो आइटम है ना, ये थोड़ा टेक्निकल था, किसका किसका ये राइट हुआ, ये वाला 9,700 वाला किसका, इसका तुम्हारा तो राइट है, मैंने देखा। अच्छा 9,700 वाला जिसका राइट है, ये थोड़ा यहां मतलब बच्चे गलती कर सकते हैं, तो ये वो एरिया था जहां स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं। चलो इसके बाद है कैश सेल, 10,000 का आपने माल बेचा 12,000 में, तो 10,000 कॉस्ट है, कॉस्ट को हमेशा स्टॉक से माइनस करो, तो 10,000 स्टॉक से माइनस हो गया। कितने में बेचा आपने 12,000 में, तो कैश में प्लस कर दो 12,000, और 2,000 का जो प्रॉफिट कमाया उसको कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है। रेंट रिसीव, ये तो प्योर इनकम है, आपने रेंट रिसीव किया तो पैसा में ऐड कर दो, कैश में ऐड कर दो 4,000 और कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000, यानी कि 3,000 रुपया का कैश विड्रॉ किया गया है।
पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, तो प्रोप्राइटर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा इसका मतलब अपने कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है, कैपिटल से माइनस कर दो। ये ड्राइंग है एक्चुअली, याद रखना ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं, और कैश चला जा रहा है तो कैश से भी माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? ड्राइंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल का ही पार्ट होता है। प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जरूरत पड़ने पे जब बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो जब ड्राइंग कर रहा है इसका मतलब अपना कैपिटल जो लगाया था उसमें से पैसा निकाल रहा है, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो अगर इसमें कोई भी ट्रीटमेंट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है? आराम से, और ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से ना। अब अभी आप लोग का जो इमीडिएट एग्जाम होगा ना, यूनिट टेस्ट हो या फिर जो फर्स्ट टर्म एग्जाम हो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एकदम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का, और पिछले क्लास में जो हमने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस देखा था उसका होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6 पूरा होमवर्क, 7 होमवर्क। तुम लोग बोले सर इतना होमवर्क? हाँ, तो इसमें अब कॉन्सेप्ट वाइज कुछ बचा नहीं है, तो तुम लोग ये मत सोचो होमवर्क ज्यादा दे रहा है। देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में एज सच और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिखाने के लिए मेरे साइड से कुछ नहीं है। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था, जो लॉजिक था, सारा चीज जो बताना था वो मैंने अपने साइड से बता दिया। मेरे लिए अब और कुछ बचा नहीं बताने के लिए। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको प्रैक्टिस करना है घर पे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा कमांड आ जाएगा। क्या गलती हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, वो तुम लोग समझ जाओगे, फिर उसको हम लोग क्लास में करेक्शन कर लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर अब होमवर्क है, एक क्लास लगेगा, इसको डील कर लेंगे, होमवर्क, चैप्टर इज ओवर। मेरे साइड से ओवर हो गया, तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे साइड से भी ओवर हो जाएगा। तो ये पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन का ऑल द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। अब हम लोग आ जाते हैं वापस एक बार, पिछले क्लास में हमने किया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कैश और अक्रूवल बेसिस हम लोग देख रहे थे। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम हो गया था, ये 4 कर लिए थे क्या, एक बार बताना। 4 हो गया था ना, तो 4 हो गया था, बचा क्या था, 5 और 6 बचा था। तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। एक बार वापस से समझ लेते हैं। कैश बेसिस का मतलब पैसा आया इनकम, पैसा गया खर्चा, पैसा आया इनकम, पैसा गया खर्चा। 2 बार और बोलो मन में, पैसा आया इनकम, पैसा गया खर्चा। ये ऐसे बोलने से क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम फटाफट एग्जाम में करोगे। अब देखो 6 नंबर कैसे बना रहे, एकदम फटाफट चटपट करेंगे, कहानी खत्म। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, Mohan supplies you the following information about his income and expense for the financial year 2017-18। 17-18 का इनकम और एक्सपेंस का डेटा दे दिया है। अब देखो एक्सपेंसेस पेड, पैसा गया खर्चा, उसके बाद बोल रहा पेड इन एडवांस, पैसा गया खर्चा, आउटस्टैंडिंग पैसा नहीं गया नहीं खर्चा, ठीक है। इनकम रिसीव्ड, पैसा आया इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जल्दी आ गया, ठीक है इनकम। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड नहीं आया, नो इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो गया, 1 20 और 15, 1 35। टोटल इनकम हो गया 1 35 और टोटल खर्चा कितना हो गया 1 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो गया 35,000 हो गया कैश बेसिस। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है सर, इसमें क्या इतना शो ऑफ कर रहे हैं, ये तो बच्चा वाला था, टेक्निकल वाला बताइए इजी करके। अब एकदम इजी समझो। अक्रूवल बेसिस मतलब इस साल का, अक्रूवल बेसिस मतलब इस साल का खर्चा इस साल का इनकम, दिमाग में एकदम डाल लो। अक्रूवल बेसिस मतलब इस साल का खर्चा इस साल का इनकम। अब इस साल का खर्चा या इनकम मिले या ना मिले कोई लेना देना नहीं है। इस साल का खर्चा या इनकम मिले या ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे बता रहे एकदम वैसे दिमाग में डालो, जो बोल रहे ना दिमाग में ये डायलॉग को फिट कर लो। अक्रूवल मतलब इस साल का मिले ना मिले, इनकम मिले ना मिले, खर्चा मिले ना मिले। समझ में आया? जैसे होता ना कल हो ना हो, वैसे मिले ना मिले पर इस साल का होना चाहिए। अब देखो एक्सपेंस पेड इस साल का है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नहीं नहीं नहीं, एडवांस अगले साल का है नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे नहीं किए पर इस साल का है खर्चा, तो ये खर्चा हमने पे कर दिया 80,000, ये खर्चा हमने पे नहीं किया पर इसी साल का है। आउटस्टैंडिंग को क्यों नहीं लिए सर? क्योंकि एडवांस का मतलब होता है इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। एडवांस का मतलब क्या होता है? इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। एडवांस इसी साल का रहता तो फिर उसको एडवांस क्यों बोलते?
एडवांस वर्ड का मतलब ही है कि वो इस साल का नहीं है भाई, वो अगले साल का, तो अगले साल का तो इस साल का तो है ही नहीं, अक्रूवल में नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते आइटम। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो इसी तरीके से इनकम मिल गया, इनकम रिसीव्ड इस साल का, इनकम रिसीव्ड एडवांस अगले साल का नहीं लेंगे, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस साल का ले लेंगे। तो यहां पर टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम हो गया 1 20 और 12 कितना हो गया? 1 32 और एक्सपेंस कितना हो गया? 90। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 42। सर अगर हम एक्सपेंस और वो इनकम इंक्लूड करके टोटल एक्सपेंसेस को बहुत अलग है। क्या चीज नहीं समझी? मैं पिछले क्वेश्चन में था ना एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड। हाँ तो वो तुमको क्वेश्चन में जैसे बोलेगा तो फिर वो तुमको समझना होगा। इनकम रिसीव्ड यहां पर तो देखो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, अलग अलग बता रहा है। अच्छा चलो, ये एक स्टूडेंट ने पूछा, वीडियो क्लास वालों भी सुनो, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है 15,000, हो सकता है ऊपर वाला जो इनकम रिसीव्ड है 1 20 उसके अंदर ये इंक्लूडेड हो। एक्सपेंसेस पेड जो है 80,000, उसके अंदर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वो भी इंक्लूडेड हो। तो देखो वैसा क्वेश्चन में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ऐसा मान लेंगे तो ये अजम्पशन होगा। तो अजम्पशन क्यों ले, जब क्वेश्चन में बोला नहीं है, उस मुद्दे पे चर्चा क्यों करना जो मुद्दा ही नहीं है? समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन में कोई क्लियर कट बात बोला ही नहीं है, वो अपने को एक्सपेंसेस पेड अलग बोल रहा है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस अलग बोल रहा है, मतलब ये दोनों अलग है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो सेपरेट आइटम है। समझ में आ रहा है? हाँ अगर इसमें एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस के ब्रैकेट में बोल देता है इंक्लूडेड है भी ऐसा करके कुछ, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में था, तब तो वो आपको बता ही रहा है कि भाई ये एडवांस जो है वो एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड है, फिर अपने उस पर दिमाग और क्यों लगाए, तो बोल दिया तो वही करेंगे अपने। समझ में आ रहा है? पर इस क्वेश्चन में ऐसा हम लोग मानेंगे ये दोनों अलग अलग है, यानी एक्सपेंसेस पेड अलग है, एडवांसेस पेड इन एडवांस अलग है, इनकम रिसीव्ड अलग है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अलग है। समझ में आ रहा है? हो गया? मजा आया? देखे कैसे बन गया? यकीन मानो अभी तुम लोग को बहुत आसानी से अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये वो टॉपिक है ना जो क्लास में बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, इनकम कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। देखना तुम्हारे क्लास में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कैश बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करें, अक्रूवल बेसिस पे क्यों, क्या होता है मालूम है? कॉम्प्लेक्स चीज हो या सिंपल चीज हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में डाला कैसे जा रहा है। और ये चीज में ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे पास कि समझा देंगे तुमको। अपना टोन क्लास में कभी नोटिस किया हो, एकदम कभी कभी देसी टोन में बोलते हैं, कुछ ऐसा फनी वर्ड यूज करते हैं, इसका एक ही पर्पज है, आम बोलचाल में ना चीज बहुत जल्दी दिमाग में जाता है। अब मैं इसको एकदम टेक्निकल तरीके से तुमको एकदम बताना स्टार्ट करूंगा ना, फिर हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज जो वर्ड्स है, जो एक्यूमेन है, वो तो थोड़ा प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो जाएगा, पर दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरा अल्टीमेट पर्पस तो वो है नहीं, यहाँ पर शो ऑफ करके तो कुछ फायदा नहीं है। आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट को डाल देंगे एकदम एकदम चाय का तरह, शरबत बना के पी लो, दिमाग कहानी खत्म। वैसा है, एग्जाम में आया, मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अच्छा आया पैसा इनकम, गया पैसा खर्चा, अच्छा इस साल का है इनकम, अगला साल का है नहीं लेना, मतलब समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल, सिंप्लिसिटी से समझना है, क्योंकि एग्जाम में अपने को लिखना है और फटाफट क्वेश्चन पढ़ के समझना है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर वापस, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, फिर से वही सेम चीज, कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या? एक्सपेंसेस पेड, तुम लोग को बताना, बोलो एक्सपेंसेस पेड आएगा, कैश बेसिस, कैश बेसिस का बात कर आएगा, यस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन एबव, यहां तो चला के बोल दिया, उसका पार्ट नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन एबव मतलब ऊपर में इंक्लूड नहीं है, ये सेपरेट है, ठीक है। तो बोलो ये कैश पेड आएगा, क्या आएगा? ठीक बोल रही है वो, आएगा। कैश बेसिस कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस पेड इस साल का हो या अगले साल का, उससे क्यों बोलेंगे? कैश बेसिस में साल मैटर नहीं करता है, जो पे कर दिए खर्चा, जो रिसीव कर लिए इनकम, साल वाल नहीं देखना है। तो कैश बेसिस में एक्सपेंसेस पेड खर्चा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ऑल्सो खर्चा, एक्सपेंसेस अच्छा एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, पेड ही नहीं हुआ। इनकम रिसीव्ड, इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन इनकम, इनकम नॉट येट रिसीव, जब रिसीव ही नहीं हुआ तो ये इनकम नहीं। तो कैश बेसिस के हिसाब से अपना कितना हो रहा है, देखो कैश बेसिस के हिसाब से खर्चा हो रहा है कितना, 2 लाख, और इनकम कितना हो रहा है 2,55,000 ना। सर वो तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड बोला है, यस यस यस, राइट राइट राइट, या गुड। हाँ यहां पर देखो ये लोग बहुत अच्छा काम किया, क्या किया, यहां पर नॉट इंक्लूडेड बोला था पर नीचे इंक्लूडेड बोल दिया,
यानी इंक्लूडेड बोल दिया, हाँ ये भी एग्जाम में तुमको ध्यान रखना। देखो ये ट्विस्ट कर दिया ना, ये बाउंसर कभी कभी फेंकेगा। बोलो देखिए बच्चा हड़बड़ा के कर रहा है कि ध्यान से कर रहा है, देखिए वो लड़का कितना अच्छा है, देखो ध्यान से पकड़ लिया। ऐसे ही करना तुम लोग को एग्जाम में। बोल रहा है ये इंक्लूडेड इन एबव, यानी कि ऊपर का जब ले लिए 2,40,000 तो इसका मतलब ये 15,000 भी आ गया, उसके अंदर ही इंक्लूड है, इसको अलग से लेने का दरकार नहीं। अगर इसको वापस ले लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल खर्चा 2 लाख और टोटल इनकम 2,40,000। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो एडवांस रिसीव किए वो ऊपर के अंदर इंक्लूडेड है। तो तुम्हारा कितना हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया 40,000। कैश बेसिस में प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। ठीक है, चलो अब आते हैं किसमें, अक्रूवल वाले में। अक्रूवल में क्या है, करंट ईयर से मतलब है, बस करंट ईयर का खर्चा और करंट ईयर का इनकम। तो करंट ईयर का खर्चा ये है, करंट ईयर का खर्चा। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एडवांस में पे किए वो नहीं लेंगे। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड ये ले लेंगे। तो टोटल खर्चा कितना हो गया 190 टोटल खर्चा हो गया। अब देखो इनकम, इनकम रिसीव किए 2,40,000 इस साल का, ये नहीं है 2,40,000 में से 15,000 तो एडवांस है, तो ये तो अगले साल का है। तो इस साल का तो इनकम में आएगा नहीं, कितना आएगा 2,25,000। तो इस साल का इनकम कितना माना जाएगा 2,25,000, क्योंकि अक्रूवल में एडवांस नहीं लेते हम लोग, अक्रूवल में सिर्फ करंट ईयर का लेते हैं। तो ये 15,000 जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो ऊपर हम लोग का इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन इनकम रिसीव्ड, ऊपर इंक्लूडेड है। तो जो इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 15,000 जो ऊपर इंक्लूडेड है उसको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि एडवांस हम लोग अक्रूवल में नहीं लेते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एडवांस अक्रूवल में नहीं लेते। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कभी ट्विस्ट वो लोग करेगा। चलो तो यहां पर एक ये हो गया। और दूसरा इनकम नॉट येट रिसीव, इनकम जो रिसीव ही नहीं किए आएगा अक्रूवल में। इनकम नॉट येट रिसीव इस साल का है, आएगा। तो कितना हो गया टोटल 2,25,000 और 12 कितना हो गया 2,37,000 है ना। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा 237 में से 190 गया 47 ना। तो अक्रूवल में कितना आ रहा है 47,000। समझ में आ रहा है? ट्राई किए थे घर पे तुम लोग, बनाए थे, आया था ये, गड़बड़ हुआ? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर देखो एक चीज याद रखो, होमवर्क जब देते हैं ना उसको ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। गलती सही होता रहेगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं, नया नया टॉपिक है, नया नया चैप्टर है, सीखेंगे तो कुछ गलती होगा कुछ सही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो वो भी की, अभी एक प्रॉब्लम अभी चेक की उसके कॉपी से। अब जरूरी नहीं है कि, एक चीज तुम लोग समझो, जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी सिंगल प्रॉब्लम मैं हर स्टूडेंट के कॉपी में जा के चेक करूं। मैं क्लास में घूमता रहूंगा, कभी इसका कॉपी कभी उसका कॉपी में देखता रहूंगा, बीच में कभी इसका कॉपी देखेंगे कभी उसका। तो पर पॉइंट ये है कि तुम लोग, अगर मैं एकदम से किसी का कॉपी उठा के नहीं भी देख रहा हूं तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं कैसे बन रहा है, तुम लोग उसको सेल्फ करेक्शन करो। अब छोटे बच्चे थोड़ी कॉपी ले लेके चेक करेंगे, अपना पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जितना मैं जैसे करा रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट समझो, खुद से सेल्फ चेकिंग करो। गलती सही होगा, अभी जैसे उसने बनाया इतने सारे ट्रांजैक्शन में 1-2 उसका मिस्टेक हुआ, बाकी ठीक था। तो तुम लोग भी जब करोगे तो कुछ ठीक होगा कुछ गड़बड़ होगा, पर ये करते करते सीख जाओगे। ये लर्निंग प्रोसेस है। पर होमवर्क जो नहीं करेगा ना वो नहीं सीखेगा। गलती करो सही करो पर होमवर्क करो, दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। अगर कोई होमवर्क ही नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। और कुछ था क्या, ये हो गया और कुछ था, हो गया? ठीक है, चलो आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।